चलो देखो, उस दिन हम लोग पढ़े थे अभिक्रिया का वेग, पढ़े थे अभिक्रिया का वेग हमने निकाला था x/t, लेकिन हमने इसको कहा था ये कौन सा वेग है? औसत वेग, ठीक है। तो हमने बताया भी बाद में कि ये अभिक्रिया का औसत वेग है और अभिक्रिया के लिए औसत वेग निकालना सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब प्रारंभ में अभिकारकों की मात्रा अधिक होती है तो अभिक्रिया का वेग तेज होता है, समझ गए। उसके बाद जैसे जैसे अभिकारक की मात्रा कम होती जाएगी वैसे वैसे अभिकारक का वेग क्या होने लगता है? कम होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? अभी हमको अगर टक्करवाद सिद्धांत होता तो उसमें समझ में आता, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। टक्करवाद सिद्धांत इस बार हटा दिया है। तो टक्करवाद सिद्धांत ये कहता है कि अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं, उनके टकराने से अणु परमाणु में टूटते हैं और परमाणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं, मतलब नया यौगिक बनाते हैं जिसे उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो टक्करवाद सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया होने के लिए अणुओं का टकराना जरूरी है। क्या जरूरी है? अणुओं का टकराना। अब सभी अणुओं के टकराने से अभिक्रिया नहीं होती है, सभी अणुओं के टकराने से अभिक्रिया नहीं होती है। उन्हीं अणुओं के टकराने से अभिक्रिया होती है जिनकी ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा तल से ऊपर होती है, जिसे हम देहली ऊर्जा तल कहते हैं, समझ गए। देहली ऊर्जा तल ये उसमें कॉन्सेप्ट होता है। देहली ऊर्जा तल न्यूनतम ऊर्जा तल होता है जिसके ऊपर के अणु तो अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, अर्थात उनके टकराने से उत्पाद बन जाएगा, लेकिन उससे नीचे के अणुओं के टकराने से उत्पाद नहीं बनेगा, हो जाएगा ना। अब सोचो, अगर मान के चलो हम मान रहे हैं कि 100 अणुओं में से 15 अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा इस देहली ऊर्जा से ज्यादा है। 100 अणु में से कितने अणु ऐसे हैं? 15 अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा इस देहली ऊर्जा से क्या है? ज्यादा है। तो अब अगर अभिक्रिया कराने के लिए हमने कितने अणुओं को लिया? 100 अणुओं को लिया, तो 100 में से कितने कराने से अभिक्रिया होगी? 15 के टकराने से, हो गया ना। अर्थात उत्पाद केवल कितने बनेंगे? 15 बनेंगे। तो ये वेग हो गया ना। मान के चलो ये 1 सेकेंड में बना होगा, 10 सेकेंड में बना होगा, चाहे जितने सेकेंड में बना, उससे हमसे नहीं मतलब है। उसी के हिसाब से इसका वेग बनेगा, इस 15 के हिसाब से जो 15 टकरा के उत्पाद बना है ना। अब जब 100 में से 15 की ऊर्जा ज्यादा है तो 200 में से कितने की ज्यादा होगी? 30 की ज्यादा होगी कि नहीं होगी? इसी प्रकार 300 में से कितने की ज्यादा होगी? 45 की ज्यादा होगी। अगर हम ध्यान से देखें तो हम पा क्या रहे हैं कि जब ये अभिकारक अणु बढ़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं जी? अभिकारक अणु बढ़ रहे हैं तो टकराकर उत्पाद बनने वाले अणुओं की संख्या भी बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अब सोचने वाली बात है, अगर हम मान रहे हैं कि ये प्रक्रिया कितने सेकंड में हुई थी? 10 सेकंड में, तो ये बताओ कितने सेकंड में होगी? दूसरी वाली 10 सेकंड में होगी, 20 सेकंड में होगी? क्यों? क्योंकि बात को ध्यान से समझो, 100 ने 10 सेकंड में क्रिया किया है तो अगले 100 भी तो उसी 10 सेकंड में क्रिया करेंगे। मान के चलो जब अभी यहाँ पे 100 रखे थे तो उन्होंने 10 सेकंड में 15 कर लिया अपना, उसी समय ठीक हमने यहाँ भी 100 रख दिया तो उसमें भी तो 15 ने कर लिया कि नहीं कर लिया? अर्थात इनकी टाइमिंग में बदलाव नहीं होगा। ऐसा सवाल पूछा जाता है, एक मुर्गी एक दिन में 1 अंडा देती है, 2 मुर्गी 2 अंडे कितने दिन में देगी? एक मुर्गी एक दिन में 1 अंडा देती है तो 2 मुर्गी 2 अंडा कितने दिन में देगी? एक ही दिन में देगी, क्योंकि मुर्गियां बढ़ी, दिन कहां बढ़ेगा? 2 मुर्गियां हो गए, दोनों 1 अंडा दे देंगी ना एक ही दिन में। 2 अंडा हो गया नहीं हो गया? अर्थात वहां पे समय का बदलाव नहीं होगा क्योंकि मुर्गियों की संख्या बढ़ चुकी है। ठीक वही चीज यहाँ पे है, ध्यान देने वाली बात है। ये भी प्रक्रिया 10 सेकेंड में हुई थी और ये भी प्रक्रिया कितने सेकेंड में हुई थी? 10 सेकेंड में। अब यहाँ पे अगर 1 सेकेंड का निकालोगे तो 0.5 आएगा, यही इसका वेग है। यहाँ 1 सेकेंड का निकाले तो कितना आया? 3 आया। ये इसका वेग है, क्योंकि 1 सेकेंड का जो परिवर्तन होता है वही तो वेग कहलाता है।
इकाई समय में अभिकारकों की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यही तो हमने पढ़ा था। तो निष्कर्ष क्या निकला, जब हम कम अणु लिए थे तो कम उत्पाद बने, अधिक अणु लिए तो एक ही बार में अधिक, अर्थात उतने ही समय में अधिक उत्पाद बन गए ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे वेग 3 है और यहाँ पे वेग क्या है, 4.5 है। तो क्या हुआ, वेग कब सबसे ज्यादा है, जब यहाँ पे अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, दिखाई दे रहा है। और जब अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है इसका मतलब सांद्रता सबसे ज्यादा है, क्योंकि विलयन में विलेय के अणु जितने ज्यादा होंगे सांद्रता उतनी ही अधिक होगी, ऐसा भी जानते हो। सांद्रता की परिभाषा तो यही है कि विलयन की निश्चित मात्रा में विलेय के अणुओं की संख्या या विलेय के अणुओं की मात्रा ही उसका सांद्रता कहलाती है। मात्रा जितनी अधिक होगी सांद्रता उतनी अधिक होगी। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, सांद्रता अधिक है तो वेग भी क्या है, अधिक है। सांद्रता जैसे जैसे कम होगी वेग धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, दिखाई दे रहा है। तो अब इस वाले सूत्र से जो हमको वेग मिलेगा 4.5 और 1.5 6 3 9 में 3 से भाग दिए 3 मिलेगा। औसत वेग क्या बताएगा यहाँ पे, 3। अरे औसत वेग तीनों का जोड़ के 3 से भाग देना होगा ना। तो औसत वेग तो हमारा सूत्र से 3 बता देगा, लेकिन क्या वास्तव में हर समय अभिक्रिया का वेग 3 था, नहीं। जब हमारे पास 300 अणु थे तब इसका वेग था 4.5, जब 200 हो गए तब इसका वेग हो गया 3.0, 100 हो गए और घट के हो गया 1.5। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, सांद्रता, अणुओं की संख्या अर्थात सांद्रता जैसे जैसे कम होती जा रही है इनका वेग क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अभी जब हम लोग साम्यावस्था पढ़े होते तो वहां भी हमको पढ़ने को मिलता कि जो अभिक्रिया का वेग होता है अभिकारकों की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये ध्यान दीजिए, जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा, और सांद्रता घटाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, घटेगा। ठीक वही चीज यहाँ पे हमने टक्करवाद सिद्धांत से समझ लिया, समझ गए। अब ध्यान देने वाली बात है, क्या हुआ यहाँ पे, औसत वेग की गणना हमारे लिए अब यहाँ पे सही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इस हिसाब से हमेशा 3 बताएंगे। लेकिन अगर प्रारंभ में किसी ने नाप लिया तो कहेगा तो वेग तो हमने गलत निकाला है, कितना पता चल जाएगा हमें, 4.5। इसलिए इस औसत वेग को किसमें बदलना आवश्यक है, तात्कालिक वेग में। हम अगर देखें तो हमने परिवर्तन निकाला था, और परिवर्तन में दोनों के सामने क्या लगना आवश्यक है, डेल्टा लगना आवश्यक है। और यही परिवर्तन अति सूक्ष्म हो जाता है, अर्थात डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। जब यही परिवर्तन अति सूक्ष्म समयांतराल में हो जाएगा तब वेग किसमें बदल जाएगा, तात्कालिक वेग में बदल जाएगा, और इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, dx dt लग जाएगा। क्या लग जाएगा जी, dx dt। ये हमारा सूत्र बनेगा, इसी से हम लोग अब सवाल लगाएंगे। पहले लिखो इसमें हेडिंग, अभिक्रिया, 1 मिनट, कहां तक लिखे कुछ दिन, बस सूत्र तक लिखवाए थे। अब नीचे लिखो, क्योंकि इस सूत्र से, नहीं वैसे लिखो, क्योंकि इस सूत्र से सदैव अभिक्रिया का औसत वेग प्राप्त होता है, सदैव अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात होता है, सदैव अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात होता है। हो गया ना। परंतु हम जानते हैं कि, क्या कहना ऐसे लिखना, परंतु द्रव्य अनुपाती, यही नियम था जो इसको टक्करवाद सिद्धांत की व्याख्या करता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार
द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार हो गया ना। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात समय के साथ जैसे जैसे, समय के साथ जैसे जैसे, समय के साथ जैसे जैसे, हो गया, समय के साथ जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, अभिक्रिया का वेग भी घटता जाएगा, अभिक्रिया का वेग भी घटता जाएगा। अभिक्रिया का वेग भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। हो गया। अतः औसत वेग से, औसत वेग से औसत वेग से अभिक्रिया के तात्कालिक वेग का ज्ञान नहीं हो पाता है। हो गया। क्या लिखे? औसत वेग से अभिक्रिया के तात्कालिक वेग का ज्ञान नहीं हो पाता है। हो गया। अभिक्रिया का तात्कालिक वेग निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। अभिक्रिया का तात्कालिक वेग निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। हो गया ना। अब लिखो, नीचे हेडिंग लिखो, अभिक्रिया का तात्कालिक वेग, अभिक्रिया का तात्कालिक वेग इसमें लिखो, किसी दिए गए समय पर, किसी दिए गए समय पर किसी दिए गए समय पर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग उसका तात्कालिक वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग उसका तात्कालिक वेग कहलाता है। हो गया ना। आगे लिखो,
देखो इसको निकालते हैं हम लोग। माना एक अभिक्रिया कहां से कहां तक है, ए से बी तक, हो गया ना। देखो T1 समय पर सांद्रता में कमी, ध्यान देना, डायरेक्ट लिख रहे हैं, केवल अभिकारक की चर्चा करेंगे इसमें। मान लेते हैं T1 समय पर कितने की कमी हुई, X1 की। T2 समय पर सांद्रता में कमी कितने की हो गई, X2 की। इसलिए वेग बराबर क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे क्या होगा, समय में परिवर्तन। क्योंकि यहाँ दो समय की चर्चा की गई ना, वहां पे एक समय 0 था, दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। यहाँ पे क्या करना होगा, देखो अभिकारक की सांद्रता में कमी के लिए दोनों को घटाना पड़ेगा। कितने की कमी हुई, क्योंकि पहले तो X1 हुआ था, उसके बाद में कितना हुआ, X2। एक मिनट, T समय पर अभिकारक की सांद्रता यहाँ पे किया जाए, कमी मत करो, एक ही साथ पता करो, नहीं ज्यादा उल्टा हो जाएगा, कमी निकाले गड़बड़ हो जाएगा। क्या माना जाए इसको, A1 माने और इसको A2 माने। तो कमी कितने की हुई जी, A1 माइनस A2। समय में परिवर्तन क्या हुआ, T2 माइनस T1, क्योंकि T2 बड़ा होगा ना, हो गया। अभिकारक कम हो रहा है तो इसलिए ये वाला बड़ा है और ये वाला क्या है, छोटा है। ये अधिक है और ये क्या है, कम है। क्योंकि हम देखते हैं कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। इसलिए ये T1 समय है तो ये अधिक होगा और T2 समय है तो ये क्या होगा, कम होगा। क्योंकि समय जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सांद्रता क्या होगी, कम होगी। अब देखो जब हम इस तरह से घटाते हैं तो हमें डेल्टा की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, डेल्टा। डेल्टा T बराबर सूत्र क्या बनता है, T2 माइनस T1, ये सामान्य रूप से तुमने पढ़ा होगा। इसी प्रकार डेल्टा A बराबर क्या बनेगा, A2 माइनस A1 करो, चाहे A1 माइनस A2 करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी में से छोटे वाले को घटाते हैं। ऊपर बना डेल्टा A और नीचे क्या बना, डेल्टा T। ये तो हमारा कौन सा वेग निकला जी, औसत वेग। यदि डेल्टा T अति सूक्ष्म हो, क्या हो जी, अति सूक्ष्म, तभी तो हमें तात्कालिक वेग मिलेगा। किसी निश्चित समय पर अगर निकालना है तो समय में अल्प परिवर्तन करना होगा। जैसे 1 सेकेंड पर अगर हमको वेग निकालना है तो 1 सेकेंड पर वेग निकाल लो और 1.01 सेकेंड पर वेग निकाल लो, दोनों में कोई परिवर्तन होगा, कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि जब समय में परिवर्तन अति सूक्ष्म है तो वेग में भी परिवर्तन अति सूक्ष्म होगा, जो कि मापने योग्य नहीं होगा। अर्थात वही वेग हमारा कौन सा वेग कहलाएगा, तात्कालिक वेग कहलाएगा। हो गया ना। जब समय T अति सूक्ष्म हो तो यहाँ पे लिखो, तो वेग क्या हो जाएगा जी, वेग क्या हो जाएगा, अभी नहीं समझे। गधों, जब समय अति सूक्ष्म होता है तो तात्कालिक वेग प्राप्त हो जाएगा ना हमें। जब समय को अति सूक्ष्म कर दोगे तो औसत वेग ही किसमें बदल जाएगा, तात्कालिक वेग में बदल जाएगा। तो इसलिए क्या बनेगा अब यहाँ पे, इसलिए कौन सा वेग, तात्कालिक वेग बराबर, समय को अति सूक्ष्म करना है तो लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू क्या करना होगा, 0 डेल्टा A बट्टे डेल्टा T। ये लिमिट जैसे ही हटेगा ये डेल्टा हट के किस में बदल जाएगा, dA बट्टे dt में बदल जाएगा। यही हमारा तात्कालिक वेग है।
हो गया, लिख सकते हो। जहां dA/dt क्या है, ये ए में ही परिवर्तन निकाल रहे थे ना हमने बी की चर्चा भी नहीं की। अगर बी की चर्चा किए होते तो ठीक जहां जहां ए है वहां वहां क्या आता, बी आता कि नहीं आता। एक बात को ध्यान में रखो, जहां जहां पे हम ए लिखे इसकी जगह बी लिखना पड़ता, होगा कि नहीं होगा, तो बी आता। अब dA/dt लिखने का अर्थ क्या है, अभिकारक ए, कौन सा ए, कैपिटल ए की सांद्रण परिवर्तन की दर। हो गया, यही हमारा सूत्र बना है। इसको हम एक अभिक्रिया में अब लेके चलते हैं, पहले इसको नोट करो। अब देखो आगे नीचे लिखेंगे, इस प्रकार अभिक्रिया का तात्कालिक वेग, इस प्रकार अभिक्रिया का तात्कालिक वेग हो गया, अभिक्रिया का तात्कालिक वेग अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है जब उनका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 हो, जब उनका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, पीछे वाला गेट बंद करो, जब उनका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या हो, 1 हो। हो गया ना। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या होता है, नहीं पता है, बहुत बढ़िया काम है, नहीं पता है तो किसी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के सामने लिखी गई संख्या जो होती है उस अभिक्रिया का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाती है। ठीक है, अर्थात अभिकारकों और उत्पादों के सामने जो संख्याएं लिखी जाती हैं 2, 3, 4, 5, 1, 2 लिखा जाता नहीं लिखा जाता संतुलित करने के लिए। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे ये H2 + O2 तीर के बाद H2O, इसको जब संतुलित करेंगे तो यहाँ पे 2 लिखना होगा और यहाँ पर भी 2 लिखना होगा। तो जो ये 2 लिखा गया इसके सामने कुछ नहीं तो 1 लिखा गया और इसके सामने क्या लिखा गया, 2 लिखा गया। वो क्रमशः इस अभिक्रिया का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है। क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। अब ये वाला नियम हमारा तभी लगा जब इनके सामने कुछ नहीं लिखा गया था। दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, ये चीज को ध्यान में रखना। अभी अगर इनके सामने कुछ संख्या लगी होती, मान लो इसके सामने n लगा होता, समझ गए, तब यहाँ पे अगर हमको कमी निकालनी पड़ती तो जो हम कमी या वृद्धि निकालते हैं वो 1 मोल की निकालते हैं। कितने की निकालते हैं, 1 मोल की। और यहाँ पे A के कितने मोल दिख रहे हैं, n मोल दिख रहे हैं ना। तो अगर n मोल की सांद्रता A1 है तो 1 मोल की सांद्रता क्या होगी, A1 बट्टे क्या होगी जी,
n होगी ना, ऐसे ही यहाँ पे a1 बट्टे n और इसमें क्या होगा a2 बट्टे n। तो घटाने के लिए भी a1 बट्टे n और a2 बट्टे क्या करना होगा n। तो हमको अगर डेल्टा a में बदलना है तो पहले इसमें से 1 बट्टे n क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा ना, तब तो a1 माइनस a2 जो है डेल्टा a में बदलेगा। डेल्टा a तो कहता है खाली हमको a1 माइनस a2 या a2 माइनस a1 चाहिए, उसके मोलों की संख्या थोड़ी ना चाहिए। होगा कि नहीं, ऐसा होगा। तो इसलिए ध्यान से समझो, जब यहाँ पे मोलों की संख्या बदल जाएगी अर्थात एक से कुछ अलग आ जाएगा तो क्या करना होगा, हमें उसके संख्या का हमें गुणा या भाग करना पड़ेगा। 1 बट्टे n दिख रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। तो हर जगह पे सामने देखो क्या आएगा 1 बट्टे n, क्योंकि अचर पद पर लिमिट काम नहीं करती है इसलिए अचर पद लिमिट के बाहर चला आता है। लिमिट एक प्रकार से समझो अवकलन को ही बता रहा है, समझ गए। ध्यान देना, जब लिमिट हम लोग निकाल रहे थे 11 में तो हमने कहा था अवकलन करने के बाद लिमिट प्रतिस्थापन कर सकते हो, तो बात को ध्यान में रखे रहना। अचर पद पर लिमिट काम नहीं करती है, क्यों जी, क्योंकि इसमें डेल्टा टी की वैल्यू रखना है, कहीं इसमें टी दिख रहा है, अचर पद है उसके मान में कोई बदलाव ही नहीं होता है। जब अचर पद में कोई बदलाव ही नहीं हो गया तो उसके सामने डेल्टा कोई अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। हम डेल्टा 2 कहते हैं, कोई अर्थ निकलता है इसका, अरे नहीं निकलता है। 2 अचर पद है, वो निश्चित है, उसमें कोई बदलाव ही नहीं होगा, तो डेल्टा लगाने का अर्थ क्या होगा। स्थिरांक पे कभी डेल्टा नहीं लगता है, डेल्टा उन्हीं पे लगता है जिनमें बदलाव होता है। यहाँ पे बदलाव ही तो निकल रहा है ना, a1 माइनस a2 t2 माइनस t1, क्या 2 1 माइनस 2 2 होता है, ऐसे कभी होता है क्या, नहीं होता, उसमें बदलाव नहीं होता है, इसलिए उस पर डेल्टा नहीं रख सकता है। तो ध्यान देना, अचर पद पर डेल्टा काम नहीं करता है, इसलिए जैसे ही इसके मोलों की संख्या n हुई, हर जगह पे देखो n का भाग होने लगा, दिखाई दे रहा है। और लास्ट के सूत्र में भी हमारा n का भाग आ गया, इसीलिए हमने यहाँ पर ध्यान से पढ़ो क्या लिखवाया है, क्या लिखवाया हमने कि अभिक्रिया का जो तात्कालिक वेग है अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है यदि उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या हो, 1 हो। ध्यान दिए रहना, ये केवल dA बट्टे dt इसके सांद्रण परिवर्तन की दर था, 1 बट्टे n नहीं था। अगर इस n का मान 1 हुआ तभी तो ये तात्कालिक वेग dA बट्टे dt के बराबर होगा। इसका मतलब सांद्रण परिवर्तन की दर के बराबर ये वेग कब होगा, जब n का मान कितना हो, 1 हो। अगर n का मान 1 से अलग हुआ तो उसका भाग यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे 2a हो गया तो हर जगह 2 का भाग देना पड़ेगा ना, 2 का भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 1 बट्टे 2। तो अगर हम किसी एक अभिक्रिया के लिए लिखें जो कि निम्न प्रकार हो, कैसे, इस तरह से ma प्लस nb बराबर pc प्लस qd, ये अभिक्रिया है एक हमारी। तो तात्कालिक वेग क्या होगा, चाहे अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन की दर लिखो चाहे उत्पाद के सांद्रण परिवर्तन की दर लिखो, किसी का भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ेगा क्या फर्क, नहीं पड़ेगा। तो मान लो जब हम a का लिख रहे हैं तो dA बट्टे dt लिख देते हैं, छोटा लेटर नहीं बड़ा लेटर ही प्रयोग करें जिससे पता चल जाए कि उसी का हमने लिया है। ऐसे ही d वाले का लिखेंगे तो dB बट्टे dt होगा, चाहे किसी का लिख दो सब वही होंगे। क्यों जी, क्योंकि देखो एक का जो आया है वही तो सबका आएगा। जैसे हमने केवल a के लिए निकाला था तो उसका आया, b के लिए निकालते तो b का आता, c होता तो c का भी वैसे आता कि नहीं आता, ये ध्यान दिए रहना। अब क्या हुआ, dV बट्टे dt हो गया बराबर c वाले का क्या आ गया जी, dc बट्टे dt, और d वाले का क्या आ गया, dd बट्टे dt। लेकिन क्या ये अभी तर्क संगत दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सबके सामने इनका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक लगा हुआ है, इसलिए सब में उसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ऐसा सवाल पूछा गया, ध्यान दिए रहना। 1 बट्टे m, 1 बट्टे n और 1 बट्टे p, 1 बट्टे q। कुछ के सामने माइनस लगेगा, कुछ के सामने प्लस, इसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। किसके सामने माइनस लगेगा, अभिकारक के सामने कि उत्पाद के सामने, अभिकारक के सामने, क्योंकि अभिकारक कम होता है और उत्पाद क्या होता है
बढ़ता है, तो जो कम होता है उसका चिन्ह माइनस लेंगे ना हम। तो क्या होगा, कौन कौन कम होगा जी, ए और बी कम होंगे, इसलिए ए और बी के सामने कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस, जबकि सी और डी वही रहेंगे। तो अतः हमसे अगर तात्कालिक वेग पूछा गया तो चाहे हम इसको निकाल दें, चाहे इसको निकाल दें, चाहे इसे निकाल दें, चाहे इसे निकाल दें, सभी अभिक्रिया के तात्कालिक वेग को ही बताएंगे, क्योंकि हमने उसमें साफ साफ शब्दों में लिखवा दिया कि जो तात्कालिक वेग होता है अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण परिवर्तन की दर के बराबर होता है जब उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या हो, 1 हो। अर्थात तात्कालिक वेग इसके विघटन की दर के बराबर है, अर्थात सांद्रण परिवर्तन की दर के बराबर है, परंतु जब इसकी वैल्यू 1 हो, जब 1 से ज्यादा है तो उसका हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया, हो जाएगा ना। ये चीज को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हमारा तात्कालिक वेग का सूत्र बनता है जो किसी अभिक्रिया के लिए प्रतिस्थापित हो सकता है। जैसे मान लो हमने देखा H2 + Cl2 तीर के बाद क्या 2HCl, इसमें अभिक्रिया का वेग हम निकालना चाहते हैं, तो तात्कालिक वेग का यहाँ सूत्र क्या बनेगा, तात्कालिक वेग dH2 बनेगा ना, इसको बड़े कोष्ठक में लिखेंगे तभी तो इसकी सांद्रता पता चलेगी। अभी नर्स समीकरण में ऐसा हमने देखा था। उसके बाद से नीचे क्या लिखना होगा, dt बराबर क्या लिखेंगे जी, dCl2 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, dt, दोनों के सामने कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस लगेगा, और इसका क्या लिखेंगे, dHCl लिखेंगे बटे क्या लिखेंगे, dt, लेकिन इसमें किसी का भाग दिया जाएगा, इसका 2 का, दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके सामने कितना दिख रहा है हमको, 2 दिख रहा है, हो जाएगा। ऐसे अन्य अभिक्रियाओं के लिए हम निकाल सकते हैं, सामने उनका जितना स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है बस उसी का भाग देते जाओ, हो गया। तो क्या लिखे पहले, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 हो गया ना। आगे लिखना, जब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 से अधिक होता है, लाइन छोड़ के नीचे लिखना, जब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 से अधिक होता है, एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है तो तात्कालिक वेग ज्ञात करने के लिए, तात्कालिक वेग ज्ञात करने के लिए तात्कालिक वेग ज्ञात करने के लिए अभिकारकों या उत्पादों, अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण परिवर्तन की दर में, अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण परिवर्तन की दर में, सांद्रण परिवर्तन की दर में, हो गया, उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग कर देते हैं, उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग कर देते हैं। जैसे अभिक्रिया Ma + Nb तीर के बाद Pc + Qd के लिए जैसे अभिक्रिया Ma + Nb तीर के बाद Pc + Qd के लिए, हो गया। जो कैपिटल लेटर से लिखा गया वो अभिकारक और उत्पाद है, और जो स्मॉल लेटर से लिखा गया वो उनका क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है। लिखवाना पड़ेगा स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक की, समझ गए? कॉपी के सबसे ऊपर लिख लेना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के सामने लिखी गई संख्याएं उनका क्या कहलाती हैं, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाती हैं, हो जाएगा ना।
इस चीज को ध्यान में रखना है। तो अभिक्रिया हमारे पास है Ma प्लस NBC के बाद PC प्लस QD। तो जब हमें तात्कालिक वेग निकालना है तो इनके परिवर्तन की दर लिखना पड़ेगा हमें। परिवर्तन की दर लिखने के लिए यहाँ पे परिवर्तन किसके सापेक्ष होता है? समय t के सापेक्ष ना। तो जब परिवर्तन की दर लिखना है इसका मतलब सबका अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन। तो A का करेंगे तो dA बट्टे dt, B का करेंगे dB बट्टे dt, C का करेंगे dC बट्टे dt और D का करेंगे तो dD बट्टे dt। लेकिन सबके सामने इनका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक लगा हुआ है, उसका क्या करना पड़ेगा? हमें भाग देना पड़ेगा। इसमें 1 बट्टे m का, इसमें 1 बट्टे n का, इसमें 1 बट्टे p का, इसमें 1 बट्टे q का। ये हमारा तात्कालिक वेग का सूत्र बनेगा। अभिकारकों के सामने माइनस लगेगा, उत्पादों के सामने प्लस लगेगा। हो गया ना? उसको उतार लो और जैसे करके, जैसे इसके लिए भी उतार सकते हो। इसको पहले इतना उतार लो सूत्र, काली पेन से ये लिखना। और जैसे H2 प्लस Cl2, 3 के बाद 2HCl के लिए भी उतार लो कि H2 वाला DH2 बट्टे dt बनेगा, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। 1 का भाग देंगे, यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ भी इसके सामने 1 है, 1 का भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन HCl के सामने कितना है? 2 है, इसलिए 2 का भाग देंगे तो फर्क पड़ेगा। समझ गए? तो इसका सूत्र इस प्रकार से बनेगा। ऐसे ही तुम किसी भी अभिक्रिया का बना सकते हो। 1-2 सवाल इसमें हम कल समझेंगे, फिर घर के लिए देंगे। नोट कर लो, बाकी चीजें कल होंगी। अब पहले इसको लिखो, ये वाला सूत्र नोट करो, फिर जैसे करके इसके लिए नोट कर लो, ये विशेष अभिक्रिया के लिए जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है।